और बड़ी खबर मिल रही है उदयपुर हत्याकांड मामले में। ये बड़ी खबर है, एसआईटी ने आरोपियों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया है। एसआईटी आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड मांगेगी ताकि पूछताछ को आगे बढ़ाया जा सके। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कपिल से। कपिल, क्या जानकारी है? कपिल, सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। क्या जानकारी है? देखिए, आरोपी मोहसिन और आसिफ, जिन्हें कल देर रात गिरफ्तार किया गया था एसआईटी द्वारा, उन्हें अब सीजेएम कोर्ट में पेश कर दिया। पहले इन्हें डीजे कोर्ट में लेकर जाया गया था, लेकिन चूंकि ये पूरी फाइल इन आरोपियों के पेश करने से पहले ही डीजे कोर्ट द्वारा एनआईए को ट्रांसफर कर दी गई थी, तो डीजे कोर्ट ने इसकी सुनवाई नहीं की और उसके बाद में एक एसआईटी द्वारा दूसरी एप्लीकेशन बनाई गई। सीजेएम कोर्ट में आरोपियों को पेश कर ट्रांजिट रिमांड मांगा गया है। देखिए, एसआईटी को ट्रांजिट रिमांड दिया जाएगा। इस ट्रांजिट रिमांड के दौरान एसआईटी जो है पूरी प्रक्रिया एनआईए को सुपुर्द करेगी और उसके बाद में कल एनआईए के मार्फत एसआईटी की टीम जो जयपुर में एनआईए न्यायालय है वहां पर इन दो आरोपियों को पेश कर सकती है और उसके बाद में जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी जो भी कोर्ट से मांगी जाएगी और कोर्ट जो भी निर्णय करता है वो उसके बाद में जयपुर की एनआईए कोर्ट द्वारा किया जाएगा। तो फिलहाल तो अगर कपिल मैं सही समझ पा रहा हूं तो जो पहली एप्लीकेशन थी उसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया, दूसरी एप्लीकेशन में अमेंडमेंट्स के साथ दोबारा एसआईटी कोर्ट में गई और अब ट्रांजिट रिमांड मांग रही है। जी देखिए, कोर्ट के अलग अलग जो है वो क्षेत्राधिकार हैं। ऐसे में जो जिला सेशन न्यायाधीश है उनके सामने सबसे पहले पेश किया गया था, लेकिन उससे पहले ही जो फाइल है उसे यहाँ से ट्रांसफर कर दी गई थी। तो जब फाइल उदयपुर में नहीं थी, उदयपुर कोर्ट के पास फाइल का अधिकार नहीं था, तो उसकी सुनवाई भी यहाँ नहीं हो सकती थी। इस वजह से काफी देर तक संशय चला। अब उसके बाद में एसआईटी और जो एनआईए के अधिकारी हैं उनके बीच में जो चर्चा हुई, उस चर्चा के दौरान सीजेएम कोर्ट में पेश करने का निष्कर्ष निकाला और फिर एक नई एप्लीकेशन बनाकर सीजेएम कोर्ट में लगाई गई ट्रांजिट रिमांड के लिए एसआईटी द्वारा। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करने हैं वो अभी उसका जो प्रक्रिया है वो चल रही है, तो जो आरोपी हैं वो अभी एसआईटी के पास हैं। एसआईटी ट्रांजिट रिमांड लेगी कोर्ट से और ट्रांजिट रिमांड पर इन्हें जयपुर लेकर जाया जाएगा और एनआईए के मार्फत एसआईटी एनआईए कोर्ट में कल इन आरोपियों को पेश कर सकती है। तो अपडेटेड एप्लीकेशन में कुछ सर्टेन पॉइंट्स जो एसआईटी ने सामने रखे हो? देखिए, इसमें सिर्फ ट्रांजिट रिमांड मांगा गया है। इनको उदयपुर से जयपुर ले जाने की मांग की गई है, तो इसके लिए कोई जस्टिफाइड रीजंस जो है वो बताने जरूरी नहीं है। सिर्फ पूछताछ के लिए जयपुर ले जाना है, क्योंकि एनआईए को ट्रांसफर भी ये फाइल करनी है, तो उसके बाद में इनकी पेशी जयपुर करनी है। तो इन्हें जो उदयपुर से शिफ्ट करना है बाहर की ओर, उसी के लिए ट्रांजिट रिमांड मांगा जाता है। तो बस यही कारण देते हुए सीजेएम कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए एसआईटी की टीम ने एप्लीकेशन लगाई है। हाँ, तो इसका मतलब है कि अगर कपिल हम इसको दूसरी भाषा में भी कहें तो ट्रांजिट रिमांड मांगी गई है, लेकिन साथ में किसी तरह की कोई कस्टडी अप्लाई नहीं की गई है, पुलिस या जुडिशियल कोई भी? देखिए, चूंकि ये पूरा केस इन दो आरोपियों को पेश करने से पहले ही एनआईए के सुपुर्द हो चुका। चलिए, ठीक है, शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर सुनिए इस वक्त की, ये भी बड़ी खबर है। बूंदी में भड़काऊ बयान देने वाला मौलाना नदीम अख्तर सकाफी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी भड़काऊ बयान मामले में ही हुई है। कोतवाली पुलिस ने मौलाना और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। जुमे की नमाज के बाद महावीर कॉलोनी से दोनों को पकड़ा गया। कोतवाली थाने में इस वक्त भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने मौलाना को इसी थाने में रखा है। यहीं पर मौलाना से पूछताछ चल रही है। मौलाना नदीम अख्तर ने 3 जून को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। मौलाना नदीम अख्तर का यह धमकी भरा बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने 5 जून को कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। और देखिए, भारी दबाव भी था। लोग लगातार पूछ रहे थे कि भड़काऊ बयान मामले में आखिर मौलाना की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। देखिए आप वो मौलाना और उस दिन का वीडियो जिस दिन इसने भड़काऊ बयान दिया था। और उदयपुर हत्याकांड के बाद अब जिस तरह से हालात सेंसिटिव हुए हैं, उस बीच कहीं ये मामला भी कोई और मोड़ न ले ले, इसलिए पुलिस पर दबाव भी था कार्रवाई का और अब ये कार्रवाई हुई है। मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये जो 2 वीडियो आप अपना देख रहे हैं, एक तो वो थाने में जहां पर इस मौलाना को रखा गया है, जहां पर पूछताछ की जा रही है और हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है उस प्रदर्शन की जिस वक्त इस मौलाना ने वो बयान दिया जिसे भड़काऊ बयान
कहा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चैन सिंह से। चैन सिंह, क्या जानकारी है? जैसा कि कोतवाली थाना पुलिस द्वारा जो मौलाना नदीम अख्तर सकाफी और उसके एक साथी आलम गोरी को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है, और वहीं पुलिस द्वारा जो एहतियात के तौर पर पूरे जो शहर जो मुस्लिम बस्तियां हैं उसमें जो जाब्ता तैनात कर दिया गया है, विशेषकर जैसे कलेक्ट्रेट वगैरह इनमें जाब्ता तैनात कर दिया गया है। संभावना ये जताई जा रही है कि मुस्लिम समाज के लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, मौलाना की गिरफ्तारी का विरोध कर सकते हैं। इसके मद्देनजर कोतवाली थाना पुलिस द्वारा कोतवाली थाने में और जो कलेक्ट्रेट और शहर के जो प्रमुख चौराहे वगैरह जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उनमें जो काफी पुलिस बल तैनात कर दिया है। जी, लगातार हिंदू संगठन इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन काफी लंबे समय से गिरफ्तारी को टाला जा रहा था। उदयपुर हत्याकांड के बाद जिस तरह से हालात बदले हैं, क्या उसके दबाव की वजह से इनकी गिरफ्तारी अब हुई है? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि जब 3 जून को जो मौलाना द्वारा ये बयान दिया गया था, उसके बाद में 5 जून को हिंदू संगठन द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद में हिंदू संगठन द्वारा जो 2 बार प्रदर्शन करके और जो लगभग 8 दिन तक धरना दे करके जो गिरफ्तारी की मांग की गई थी, लेकिन कोतवाली थाना पुलिस द्वारा जो इसको कहीं ना कहीं हल्के रूप में लिया जा रहा था और उनकी मांग नहीं मानी जा रही थी। ऐसे में जो कन्हैयालाल जो हत्याकांड हुआ है उदयपुर में, उससे कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन को महसूस हुआ है और वो हरकत में आया है, और आज जुम्मे की नमाज के बाद में मौलाना नदीम अख्तर सकाफी और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। जी, देखिए, इस तरह इस वक्त हालात भी सेंसिटिव हैं, ये मामला भी सेंसिटिव है। ऐसे में जो शांति समिति के सदस्य हैं या जो सीएलजी मेंबर्स हैं, क्या उन्हें भी साथ ही साथ एक्टिव किया गया है ताकि किसी भी तरह से ये मामला कोई और मोड़ ना ले ले? जैसा कि इस संबंध में जब पुलिस के जो उच्च अधिकारी से बातचीत की, तो एसपी जो जय यादव से बातचीत की, तो वो अपने आप को जिले से बाहर होना बता रहे हैं। साथ ही में ऑर्डिनेंस अधिकारी से संपर्क करने की बात कर रहे हैं, जबकि एडिशनल एसपी जो किशोरीलाल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, और कोतवाली सहित जो थाना प्रभारी हैं जो शहर के अलग अलग हिस्सों में स्थिति में नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। और कन्हैयालाल की हत्या के तत्काल बाद का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देखिए, यह सीसीटीवी फुटेज आपके टीवी स्क्रीन पर है। इसमें गौस मोहम्मद और रियाज बाइक से भागते नजर आ रहे हैं, और फुटेज में यह भी दिख रहा है कि जैसे ही हत्या की जानकारी मिली, तुरंत मार्केट में हड़कंप मचा, लोग चीखते हुए भाग रहे थे, मार्केट की दुकानें बंद होने लगी थी, लोग डरे हुए थे, तुरंत अपने शटर गिराए गए, ताला लगाया गया और दुकान छोड़कर अपने घर की ओर लोग निकल लिए। यह उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज जो कि हत्या के तत्काल बाद का है। इसमें दोनों ही आरोपी बाइक पर भागते नजर आ रहे हैं। और उदयपुर हत्याकांड के बाद सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। बार बार इस तरह की बड़ी मुसीबतें सरकार के सामने खड़ी हो रही है और इनकी समय रहते सूचना देने में खुफिया तंत्र विफल रहा है। उदयपुर घटना में भी सरकार का इंटेलिजेंस सिस्टम फेल साबित हुआ। खास बात यह है कि इंटेलिजेंस की भूमिका को लेकर सरकार के ही विरोधाभासी बयान है। एक और सरकार कह रही है घटना अचानक हुई इसलिए इंटेलिजेंस को भनक नहीं लगी, दूसरी ओर सरकार की ही ओर से यह भी कहा जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों का पाकिस्तान से कनेक्शन है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी संदिग्ध गतिविधियों वाले लोग बिना इंटेलिजेंस की जानकारी के क्षेत्र में कैसे बेखौफ रह रहे थे। इस तरीके की कोई घटना का पूर्व अनुमान नहीं था। ये जरूर है कि इन्होंने जिस तरीके से उदयपुर जैसी जगह में ये घटना को अंजाम दिया, ये एक तुरंत एक्शन, जैसे कहते हैं कि मान लो हम कोई तैयारी कर रहे हैं और अचानक उसमें से कोई एक नई चीज शुरू कर दें, उस तरीके से ये एक नया हुआ कि अचानक उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। और कहीं इसमें ऐसी फेल्योरिटी मैं नहीं मानता हूँ इंटेलिजेंस की। हमारी इंटेलिजेंस बहुत चौक चाबंद तरीके से काम कर रही है, कहीं ऐसा मुझे नहीं लगता। हम रोज इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आती हैं, रोज हम देखते हैं। हमारे यहाँ जिस तरीके का वातावरण है आज आसपास की स्टेटों से, हम कानून व्यवस्था में बहुत आगे हैं। अपनी मांगों को लेकर 92 दिनों से धरना दे रहे सीएचए को पुलिस ने हटा दिया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मामले पर कहा, प्रदेश में धारा 144 लगी है इसलिए पुलिस को अपना काम करना पड़ता है, लेकिन उनकी मांगों को लेकर सरकार की बातचीत जारी रहेगी।
देखिए, सीएचए जितने भी है उनको लेकर पूरी सरकार चिंतित है। जयपुर में धारा 144 लगी हुई है, ऐसे में पुलिस अपना काम करती है, लेकिन सीएचए की जो डिमांड्स है उनको लेकर सरकार की बातचीत जारी रहेगी। सीएचए के मुद्दे पर सरकार ने डिसीजन ले रखा है। मैं इतना कह सकता हूं, जितने भी सीएचए उनके साथ अन्याय नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर से बात करके इनकी समस्या का समाधान। श्रीगंगानगर के राजियासर में एक युवक का अपहरण कर हत्या और उसका शव नहर में फेंकने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को काबू में किया है, जबकि कई आरोपी फरार हैं। 4 दिन पहले मंगलवार को दुकानदार जसवंत जाट का अपहरण हुआ था। इस संबंध में पुलिस को भी अवगत कराया गया, लेकिन पुलिस ने जांच की प्रक्रिया ढीली रखी। गुरुवार देर रात अपहरित युवक जसवंत का शव आईजीएनपी नहर की 330 आरडी पास से मिला तो परिवार में कोहराम मचा, ग्रामीण आक्रोशित हो गए। भाई मारी जितना ही मांग नहीं माने इतना ही में मिली भगती है सारी। गोपीराम तो पहल बहुत मुलजिम है ही, एक बिनियाल है भी नाम मैं जानू को नहीं। दूसरी बात, धोलाराम मीणा कोई में शामिल है, एक जो को मीणो के नाम है बिगो सज्जन कुमार बिंगो मेन मकसद है। ये 2 आदमी तो मेरी नजरा में, बाकी को मैं क्या कहूँ, उसको भगवान ने जान देनी है। और आपकी क्या मांगे है? और मांग मेरी यह है, जितने तक मैंने न्याय नहीं मिला है बीते तक मैं की इसका अपहरण कर करके और इसकी हत्या करके इसकी डेड बॉडी को नहर में डाल दिया था। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर करके और डेड बॉडी को तो बरामद कर लिया है वहाँ नहर से, और मुलजिमों को भी हमने राउंड अप कर लिया। सिरोही में गोयली गांव में पहली बार निर्मम खूनी संघर्ष सामने आया है। सौतेले बेटे ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी ही सौतेली मां पर तलवार से हमला किया। मेरे सौतेले भाई ने। मां गंभीर रूप से घायल है। सूचना जैसे ही गांव में फैली, खलबली मची। ग्रामीण आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं, आरोपी को सजा देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने हमला कर दिया। किसने हमला किया? मेरे सौतेले भाई ने। श्रीगंगानगर में बदमाशों ने सबसे पहले दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े। एक एक कर 5 दुकानों के फिर ताले तोड़े, हजारों रुपए चुरा लिए। स्वामी दयानंद मार्ग के बुक स्टोर, टेलरिंग स्टोर, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर समेत कई दुकानों के ताले तोड़े और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। $5-4 का हुआ है। अच्छा, कैसे है? कैश ले गए सारा। कैश ले गए। और भी पड़ोस में कहीं चोरी हुई है आपके अलावा? हाँ, खराबे दिवाकरों से चल है। पीछे गुरु नानक बिल्डिंग में मटीरियल उसकी हुई है। राजस्थान में मॉनसून का मंगल प्रवेश हो चुका है। ये प्रवेश कोटा और भरतपुर के रास्ते हुआ। बारिश से कई जिले खुशियों से झूम उठे हैं। जयपुर और अलवर समेत आसपास के हिस्सों में भी मॉनसून के बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों में मॉनसून के पश्चिमी राजस्थान पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक जयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। और जयपुर में हुई मानसून की पहली बारिश के दौरान कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या आई। सड़कों पर पानी दरिया बन बहता दिखा। नालों की सफाई के काम में देरी के कारण कचरे और मलबे से अटे नालों के चलते पानी सड़कों पर बहने लगा। करतापुरा नाले के पास चैम्बर में रिसाव होने से नालों के पानी ने राहगीरों की मुश्किलें बढ़ाई। पानी और गड्ढों के बीच कई वाहन चालकों को असुविधा हुई। दोपहिया वाहनों के बंद होने से चालकों के लिए ज्यादा परेशानी सामने आई। कई जगहों पर नालों की सफाई के दौरान निकाला गया मलबा समय पर नहीं उठाने से दोबारा नालों में बहने लगा। और जयपुर में हुई मानसून की पहली बारिश के दौरान कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या आई है। सड़कें दरिया बन गई, नालों की सफाई में देरी हुई है। साथ ही मलबा भी जो बाहर रखा था पानी की वजह से वापस नालों में बहता दिखाई दिया। वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, खासकर जब पानी के बीच में उनकी गाड़ी रुक जाती है तो उन्हें काफ़ी
दिक्कतें होंगी। ये तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। जाहिर तौर पर नालों की सफाई का काम एक तो वैसे ही देर से शुरू हुआ, और जो हुआ भी वो काम चलताऊ के तरीके से किया गया, और ऐसे में इस तरह की समस्या सामने आई। आपको याद होगा कि पूर्व में भी बाढ़ सी स्थिति जयपुर में भी बनती लोगों ने देखी है। और इस बीच एक बड़ी खबर सुन लीजिए, कन्हैयालाल हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। सीजेएम कोर्ट ने 1 दिन का ट्रांजिट रिमांड दिया है, और साथ ही यह भी आदेश दिए हैं कि 2 जुलाई को नजदीकी न्यायालय में आरोपियों को पेश किया जाए, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता रखी जाए। देखिए, इस बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपको यह बड़ी खबर बताई थी कि मोहसिन और आसिफ, जिन्हें कि कल रात को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें माना जा रहा है कि षड्यंत्र रचने में इनकी भी भूमिका है, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था और ट्रांजिट रिमांड मांगी गई थी। तो कोर्ट ने 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर इन आरोपियों को सौंपा है, और साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2 जुलाई को जो भी पास में न्यायालय हो, नजदीकी न्यायालय हो, वहां इन्हें पेश किया जाए, और साथ ही सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के भी आदेश दिए गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कपिल से। कपिल, क्या जानकारी है? देखिए, सीजेएम कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया, और यहाँ कुछ ही देर में बस अब आरोपियों को बाहर लेकर निकलेंगे, और उदयपुर से अब जयपुर इन आरोपियों को ले जाने की तैयारी की जा रही है। सीजेएम कोर्ट ने निर्णय 1 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर सौंपने का दिया है। एसआईटी को 1 दिन का ट्रांजिट रिमांड दिया, और ये भी स्पष्ट कर दिया है कि 2 जुलाई यानी कल का दिन जिस भी जगह एसआईटी पहुंचे उसके सबसे नजदीकी सुनवाई का जो अधिकार, इस मामले को सुनवाई का जो अधिकार रखता है न्यायालय, वहां पर इसको तुरंत पेश किया जाए। तो कल पेश फिर से किया जाना आवश्यक है, और कल तक जो जानकारी उसके अनुसार एसआईटी उदयपुर से जयपुर लेकर इन्हें पहुंच जाएगी, और वहां पर सीधा अब एनआईए न्यायालय में ही इन्हें पेश किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो फिलहाल जो बड़ी जानकारी है, मोहसिन और आसिफ, जो 2 आरोपी कल देर रात गिरफ्तार किए गए थे, उन्हें सीजेएम कोर्ट ने एक दिन के ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया है। आपके वकीलों से बात हो पाई है? देखिए, हमने जो वकील कोर्ट परिसर के अंदर थे और इस निर्णय के बाद में बाहर निकले, उनसे बात करने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि ये जो मामला है ये चूंकि एनआईए को सुपुर्द हो चुका है, ऐसे में इसके सुनवाई को लेकर कुछ कंफ्यूजन जो है वो देखे जा रहे थे, लेकिन उसके बाद में निवेदन किया गया। निवेदन पर सीजेएम कोर्ट द्वारा इसको सुना गया है। चूंकि एनआईए को सुपुर्द हो चुका है मामला, तो अब एनआईए के साथ में मिलकर कल एसआईटी एनआईए कोर्ट में इन आरोपियों को पेश करेगी, और फिलहाल जो है वो एसआईटी को ट्रांजिट रिमांड मिला है, तो कल तक इन्हें फिर से पेश करना है, इसलिए तुरंत माना जा रहा है कि एसआईटी जो है इन्हें लेकर जयपुर के लिए रवाना हो जाएगी। दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि मामला काफी सेंसिटिव है, लोगों में इन आरोपियों को लेकर काफी आक्रोश है, तो प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इन्हें ट्रैवल कराया जाए, इस तरह की भी बातें कोर्ट द्वारा जो है वो निर्देशित की गई है। तो कपिल, आपके हिसाब से एसआईटी का जो नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर यहां से सीधे जयपुर निकलेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, ट्रांजिट रिमांड इसीलिए मांगा गया था। ट्रांजिट रिमांड में आरोपी को यदि ट्रैवल कराना होता है तो कोर्ट से विधिवत स्वीकृति ली जाती है, तो ट्रांजिट रिमांड इसीलिए मांगा गया था कि उदयपुर से जयपुर आरोपियों को शिफ्ट किया जा सके, और जयपुर जाने के बाद में चूंकि एनआईए के पास मामला है तो एनआईए न्यायालय में पेश किया जा सके। तो ये ट्रैवल कराने के लिए ही ट्रांजिट रिमांड मांगा गया, जिसे कोर्ट द्वारा स्वीकृत कर लिया गया, और अब बहुत जल्दी एनआईए जो एसआईटी की टीम है वो इन आरोपियों को लेकर उदयपुर से रवाना हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप होगा क्या? देखिए, अब एनआईए इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि जो 2 आरोपी पहले से गिरफ्तार है, रियाज अतारी और मोहम्मद घोष, उनको भी अब जो है वो आज कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही थी, और दूसरा ये जो 2 आरोपी इन्हें कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद में अब एनआईए इनसे जो है वो प्रोडक्शन वारंट की डिमांड एनआईए कोर्ट में कर सकती है, ताकि एनआईए अपने कस्टडी में इन्हें लेने के साथ ही पूछताछ करे, और पूछताछ करने के बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शंस जो हैं, आतंकी कनेक्शंस की जो बात आ रही थी, उन्हें परत दर परत जानने की कोशिश करें। चलिए, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। और फिलहाल इतना ही। चलते चलते जरूर देखिए क्रिप्टो की समझ। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।
नमस्कार, स्वागत है आप सबका ज़ेपे एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में, जहां हम आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत की कुछ अहम जानकारियां और अहम खबरें। तो आइए नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। फेक क्रिप्टो एक्सचेंज से भारतीय निवेशकों को 1000 करोड़ का नुकसान। क्लाउडसेक साइबर सुरक्षा कंपनी क्लाउडसेक की नई रिपोर्ट से पता चला है कि फेक क्रिप्टो एक्सचेंज घोटाले में भारतीय निवेशकों को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसमें फिशिंग स्कैम, पंप और डंप स्कीम और मैलिशियस क्रिप्टो एक्सचेंज को डिजाइन करना शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कई फर्जी वेबसाइट कानूनी रूप से वैध यूके बेस्ड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म CoinEgg जैसी दिखती है। कंपनी ने कहा है कि एक विक्टिम ने उनसे संपर्क किया था, जिसने एक फर्जी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज घोटाले में 50 लाख रुपए यानी कि लगभग $64,000 खो दिए थे। साथ ही डिपॉजिट अमाउंट टैक्स के नाम पर भी उसने पैसे गंवाए। क्लाउडसेक रिसर्चर्स ने जांच में पाया कि फेसबुक और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए एक नकली वेबसाइट का प्रचार किया जा रहा है, जो बिल्कुल CoinEgg की तरह दिखती है। बाइनेंस ने इंस्टीट्यूशनल और वीआईपी इन्वेस्टर्स के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस अब वीआईपी और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स के लिए फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म का नाम बाइनेंस इंस्टीट्यूशनल है। ये क्रिप्टो एक्सचेंज का तरीका है इंस्टीट्यूशनल ऑफरिंग में सुधार और उनकी सेवाओं को बढ़ाकर अपने ऑपरेशंस को बेहतर बनाने का। बाइनेंस ने एक ट्वीट के जरिए घोषणा की कि उसने अपने इंस्टीट्यूशनल ऑफरिंग्स एंड सर्विसेज को अपग्रेड करने के लिए इस खास सोल्यूशन को लॉन्च करने का फैसला लिया है। इस वीआईपी प्रोग्राम में कई खास बातें हैं, जैसे कि ये यूजर्स को ज्यादा डिस्काउंट और दूसरे प्रिविलेजेस देता है। ये वीआईपी सर्विस इंस्टीट्यूशनल्स, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, फैमिली ऑफिस, हेज फंड्स और एसेट मैनेजर्स और क्रिप्टो माइनर्स के लिए कई ट्रेडिंग सर्विस भी ऑफर करती है। सेवाओं की अलग अलग इंस्टीट्यूशन की जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। गोल्डमैन सैच्स खरीदेगा सेल्सियस से एसेट्स। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गोल्डमैन सैच्स ट्रबल्ड क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस से डिस्ट्रेस्ड एसेट्स खरीदने के लिए निवेशकों से $2 बिलियन जुटाएगा। एक जानकार के अनुसार गोल्डमैन सैच्स वेब3 क्रिप्टो फंड्स, डिस्ट्रेस्ड एसेट्स में स्पेशलाइज्ड फंड्स और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पर्याप्त नकदी के साथ ब्याज मिलने का अनुमान लगा रहा है। एसेट्स जिसमें ज्यादातर भाग क्रिप्टो करेंसी का ही होगा, उसे सस्ते में बेचने पर ही लोग उसमें ज्यादा रुचि दिखाएंगे। सेल्सियस, जिसने इस साल मई तक ग्राहकों को $8 बिलियन से ज्यादा का उधार दिया था और मैनेजमेंट के लिए $12 बिलियन के एसेट्स थे, उसने अचानक 12 जून को घोषणा की कि वह एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस के चलते अपने प्लेटफॉर्म से विथड्रॉल्स पर रोक लगा रहा है। इससे बिटकॉइन की कीमत $20,000 से नीचे आ गई। क्रिप्टो की समझ के आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी और खबरें आपको एक बेहतर क्रिप्टो निवेशक बनाने में मददगार साबित होगी। नमस्कार। ज़ेपे एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।